जो हमारे साथ एक वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड ज्ञान, जहाँ पे हम बातें करते हैं थोड़ी हटके, थोड़ी दिल से, और बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हम लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। एंड क्योंकि आज सितंबर 8 है, मींस आज है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी हेल्थ डे। एंड जो हमारे साथ एक गेस्ट है वो खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये डे मनाया जाता है आज के दिन। और इस साल का जो थीम है वो है हेल्दी एजिंग, यानी आप एज हेल्दी करो विद गुड वाइटलिटी, आपकी हेल्थ अच्छी हो, मोबिलिटी अच्छी हो, एंड बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे साथ जो डॉक्टर वंशिका है, वेलकम टू आवर शो वंशिका जी। हाय मैम। एंड वी आर गोइंग टू टॉक, आज हम जो बात करेंगे शो में, वो बात करेंगे कि जो हेल्दी एजिंग है, जो इस बार की जो थीम है वर्ल्ड फिजियो हेल्थ थेरेपी डे की, तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल मैम, पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बहुत सालों से ये मनाया जाता है और हर साल इसका एक थीम होता है जो डिनोट करता है बेसिकली हेल्थ से ही रिलेटेड। तो जैसे जैसे आगे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें, जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो उसी के हिसाब से ये थीम जो है हमेशा डिज़ाइन किया जाता है। तो आजकल जैसे देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेके, और जो एजेस मतलब जो 60s में हैं लोग, 70s में है, पहले के टाइम में होता था अर्थराइटिस से हर कोई जूझ रहा होता था, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं चीज़ों को लेके। तो इसी चीज़ को सोच के डिसीजन लिया गया, हेल्दी एजिंग पे बात करी गई है। तो बेसिकली हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सुंदर दिखना है, आपको लोगों के साथ सोशली एक्टिव रहना है। हेल्दी एजिंग आपके इंटरनली स्टार्ट होती है, आपकी बॉडी में, आप बेसिकली आपके जॉइंट्स, आपकी हेल्थ, आपको शुगर बीपी नहीं है, आपने अपने आप को इंटरनली कैसा मेंटेन कर रखा है, दिस डिनोट्स हेल्दी एजिंग। तो एक 60 का पर्सन, जो आपने एक रील देखी होगी बहुत वायरल हो रही थी बीच में, एक 60 में जो साइकिल चला रहे हैं बिल्कुल फिट हैं, और एक 60s में है जो बेड पे पड़े हैं बस सेवा करवा रहे हैं, राइट? तो चूज़ हमें करना है कि हमें किस साइड जाना है। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड कॉज जो इस बार लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक वी आर ऑल वांटिंग कि हम सारे एज करें ग्रेसफुली एंड हेल्दी वे से। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर शो। ठीक है, डेफिनेटली। आप मुझे बताइए कि फिजियोथेरेपी ये आपकी लाइफ में कैसे आया? हाउ डिड यू पिक कि मुझे इस फील्ड में जाना है और ये मेरी कॉलिंग है और इसी से मुझे आगे फ्यूचर में बढ़ना है? फिजियोथेरेपी को मैंने नहीं चुना, अच्छा, फिजियोथेरेपी ने मुझे चुना है। ओके। और कहते हैं जब भगवान के कुछ प्लान्स होते हैं ना, गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान। तो मेरा प्लान तो कुछ और ही था, बट एक बीच में मिस हैपनिंग थी व्हेन आई वाज इन 11th। तो मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। तो उसमें पैरालिसिस होती है बॉडी, तो उस टाइम पे फिजियोथेरेपी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। उससे पहले पता नहीं था मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी। तो जब फिजियोथेरेपिस्ट को हमने हायर किया, बोला कि अब आपको घर पे आना है और स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे आई वाज 11th, कुछ आइडिया था नहीं एज सच, बट जब वो करवा रहे थे उस टाइम पे वो 500 चार्ज कर रहे थे पर सेशन घर आने का। एक नॉर्मल फैमिली के लिए ये एक एक्सपेंसिव होता है, लग्जरी ट्रीटमेंट है। एंड इन दोज डेज आप बोलो तो काफी एग्जैक्टली साल हो गए हाँ, होंगे और जी। काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो उस टाइम पे जब वो ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो मुझे इंटरनली, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, बट मुझे इंटरनली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद अगर मैं उनकी जगह करा रही होती तो मैं और बेटर करा रही होती। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वो काम चलाऊ काम कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल, मतलब करके और बस चले जा रहे हैं, है ना? हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फैमिली है, तो हमें लगेगा कि पेशेंट जितना जल्दी ठीक हो, जितना बेटर, क्योंकि वो मम्मा है, मम्मा इज लाइक पिलर ऑफ द हाउस। तो मम्मा को अगर कुछ हो गया है तो पूरी फैमिली सफर कर रही होती है। तो वो एक पॉइंट था, और मेरे पास हाँ ट्रिगर पॉइंट भी था। और उस टाइम पे एक फील्ड चूज भी मैं कर रही थी कि साइंस लेनी थी नहीं लेनी थी, तो बस वहाँ पे तो आया एक माइंड में।
तो फिर कुछ डॉट्स मिलते गए और मिलते मिलते यहाँ लाके नाउ आई आप एम यहाँ- you हियर। are यस, here. बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं पूछूंगी कि यू आर इनटू वेरियस स्पेशलाइजेशंस आपकी है, न्यूरो में हो, वुमेंस हेल्थ में है, आपका स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन है जो Right. सो व्हाट इज़ योर फेवरेट, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है एंड वेयर यू फील कि ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? ज़रूरत और मज़ा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मज़ा मुझे न्यूरो में बहुत आता है, मैं खुद भी न्यूरो से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। Okay. एक्चुअली आज के टाइम में ना हर इंसान इज्जत चाहता है, राइट? और हमारी फील्ड में, फिजियोथेरेपी फील्ड में जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट सुन रहे हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि जो इज्जत आपको न्यूरो में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। अच्छा. जब पेशेंट पहली बार वॉक करता है, जब पेशेंट पहली बार बोलता है, वो जो फीलिंग होती है ना, वो उसकी फैमिली की फीलिंग, पेशेंट की फीलिंग और टुवर्ड्स यू उसकी रिस्पेक्ट, वो यहाँ होती है। तो उस लेवल को कोई बीट नहीं कर सकता। उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट मतलब भगवान। जितने भी न्यूरो के पेशेंट्स इस सुन भी रहे होंगे ना, वो रिलेट कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मेरे लिए ये है। और इस चीज़ पे एक और वो है कि वास्ट फील्ड हम क्यों Right. इतना एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली अभी WHO के गाइडलाइंस में भी आया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है ना, वो हमेशा बेटर होती है और 40% बेटर रिजल्ट हम दे पाते हैं पेशेंट को। ओके. एग्जाम्पल के लिए मैं लेना चाहूँगी, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्पोर्ट्स फीमेल है जो खेलते खेलते उसको लिगामेंट में ब्रेक हुआ। अगर मैं हर अप्रोच से नहीं सोचूंगी, फॉर एग्जाम्पल उसको PCOS भी है, राइट, उसको लिगामेंट इंजरी भी हुई है, तो अगर मैंने उसका दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं सोचा तो मैं उसे 100% ठीक नहीं कर पाऊंगी। दैट्स वाई हमें हर चीज़ को लेके चलना फुल पड़ता है, डायमेंशंस लेके चलने पड़ते हैं, राइट, तब राइट। जाके कंप्लीट एक ट्रीटमेंट उनकी हो पाती है। एग्जैक्टली तो इसीलिए हम हर फील्ड में कोशिश करते हैं। एक्चुअली फिजियोथेरेपी में ना बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं शॉर्ट टर्म आफ्टर हमारे बैचलर के बाद। Okay. तो हम कोशिश करते हैं खुद को अपग्रेड करने के लिए भी और थोड़ा सा नई चीज़ें सीखने के लिए। टू बी इन द ट्रेंड कि जो भी Exactly. नई नई चीज़ें आ रही है। एग्जैक्टली। सो मैं आपसे पूछूं कि इंजरीज पहले भी होती थी, करेक्ट डॉक्टर? सो अब इतना फिजियोथेरेपी को इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? पहले भी तो था, सेम चीज़ें ही थी, अब भी सेम चीज़ें हैं। सो ये फोकस इतना ज़्यादा फिजियोथेरेपी पे क्यों आ रहा है अब? एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं, राइट। अगर मेरे घर में कोई ग्रैंड पेरेंट है, उनको मैं मान के चलती हूँ अपने 20s में कोई लिगामेंट मतलब मोच आई, मैं मान के चलती हूँ उन्हें कोई मोच आई, उस टाइम पे घरेलू उपचार किया, घरेलू उपचार करने के बाद उन्होंने उसको ऐसे ही थोड़ा बहुत लिम्पिंग आती रही, वो चलते रहे। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये और भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, राइट। वो लिगामेंट लैक्स का लैक्स ही रह गया। पहली बात नॉलेज नहीं थी, दूसरी बात लोगों के पास इतनी अवेयरनेस और पैसा भी नहीं था कि वो 10 चीज़ों को घूम सकें, देख सकें। आज पहली चीज़ जो है वो अवेयरनेस है। आप देखो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जितने भी रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जितने भी रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कंटिन्यूसली बात करते हैं कि मैंने फिजियोथेरेपी लिया, मेरे बैक के लिए मैंने फिजियोथेरेपी लिया। विराट कोहली ने खुल के बात करी थी हैमस्ट्रिंग में जब उनके स्प्रेन आया था कि मैं रेस्ट पे हूँ, फिजियोथेरेपी चल रही है। तो नाम स्टार्ट वहीं से होता है ना। हम जो चीज़ देखते हैं, सेलिब्रिटी हमारे आइडल्स होते हैं, हम देखते हैं अच्छा वो करा रहे हैं, हमें भी कराना है। फिलहाल शाहरुख खान भी कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू एग्जैक्टली तो वेयरिंग हिज रिस्टबैंड पहन के, राइट तो लोग रिलेट करते हैं वहां Yes. से। किसी के कप्स के निशान देख लेंगे तो Yes. रिलेट करते हैं, वो कपिंग थेरेपी हमें भी कराना है। अच्छा, राइट तो थोड़ा थोड़ा ट्रेंड में यहाँ से आया। और उससे ज़्यादा कैसे आया, जैसे मान लो किसी ने देखा, उसने जाके ट्राई किया ट्रीटमेंट, उसे बेटर फील हुआ। उसने रियलाइज किया कि मैं 8 साल से मेडिसिन खा रहा था बट उससे बेटर ये था कि मतलब मैं 8 दिन में ठीक हो गया। तो जब एक ठीक होगा तो वो 10 को और बताता है। तो वो बढ़ते बढ़ते अब ये फील्ड काफ़ी वास्ट हो गई है और काफ़ी नई चीज़ें, मतलब ये इतना स्पीड से चल रही है, इतना स्पीड से हर दिन कोई ना कोई रिसर्च हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू ट्रेंडिंग फील्ड जो बहुत बहुत स्पीड से जा रही है। सो जैसे पहले डॉक्टर्स होते थे, आप जा रहे हैं उनके पास कि पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, एंड अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं डॉक्टर्स। तो अभी भी जो आप दवाई दे देते हैं कि पेन किलर खा लो ठीक हो जाएगा, राइट। ठीक है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दोनों में? रोल में क्या डिफरेंस है कि एज अ डॉक्टर उनका क्या रोल होता है कोई पेन में या कहीं पे, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्या रोल होता है इन सब चीज़ों में? एक्चुअली अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर पूरा MBBS, उसमें पहले वो कंडीशन पढ़ते हैं, उसके बाद वो उसका क्योर पढ़ते हैं, क्योर में मेडिसिन पढ़ते हैं, राइट। अगर मान लो घुटने में दर्द है तो वो पेन किलर ही देंगे, शोल्डर में दर्द है तो वो पेन किलर ही देंगे, राइट। पेन को किल करना है तो वो मेडिसिन देंगे। लेकिन जब मूवमेंट पे बात आएगी, अब एक पेशेंट को खुद डिसाइड करना है
पेशेंट गया डॉक्टर के पास कि मेरे को यहाँ पे दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। डॉक्टर ने उसे 8 दिन की पेन किलर दी, उसने खा ली, बट पेन अभी भी नहीं गया, उसको चलने में पेन आ रहा है, मूवमेंट में पेन आ रहा है। अब उसे दूसरा पर्सपेक्टिव सोचना है कि उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट है। जब भी मूवमेंट की बात आएगी तो फिजियोथेरेपिस्ट का नाम आएगा ही आएगा। खाली पेन किलर से, ऐसे तो पेट में भी दर्द होता है, हाँ, ऐसे ही घुटने में भी दर्द हो रहा है, तो सेम पेन किलर दोनों पे तो काम नहीं करेगी, काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वैसे तो ये जो फील्ड है ना, ये बिल्कुल मिक्स चलती है। मतलब डॉक्टर और फिजियोथेरेपी, जैसे अगर किसी का मान लो लिगामेंट ब्रेक हुआ है, पहले मेडिसिन चलती है, फिर उसका रिहैब चलता है, रिहैबिलिटेशन होता है प्रॉपर, तो वो चीज़ होने के बाद पेशेंट बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा मार्केट में फाइट ज़्यादा है कि नहीं मेडिसिन लेना है, नहीं ऐसा लेना है, वैसा लेना है, बट हमेशा ईगो को साइड रख के इट शुड बी ऑलवेज बैलेंस, कि डॉक्टर की मेडिसिन भी होनी चाहिए, साथ साथ फिजियोथेरेपी होना चाहिए, तब 100% रिजल्ट मिल सकता है। तो अभी आपने रिहैब की बात की इन फिजियोथेरेपी, तो इसका मतलब क्या होता है? लाइक मैंने बहुत सुना है, वी आर इन रिहैब गेटिंग फिजियोथेरेपी की, हमारी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, अभी हमारा रिहैब चल रहा है, अभी हम ये नहीं कर सकते, अभी ये नहीं। तो उसका क्यों, उसको रिहैबिलिटेशन क्यों बोला जाता है? ये ना, इसके नाम में ये छुपा हुआ है, रिहैबिलिटेशन। Yes. री को हटा देते हैं, हैबिलिटेशन। व्हाट इज हैबिलिटेशन? जो मैं डेली एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं अपना हाथ उठा रही हूँ, कंघी कर रही हूँ, मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रही हूँ, तो वो मेरी हैबिट है। किसी भी रीजन से जब वो हैबिट लूज हो जाती है और वो खुद रिगेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो पर्टिकुलर मसल है, जो आपका पर्टिकुलर सिस्टम है, वो वर्किंग में नहीं है, अब आपका फिजियोथेरेपिस्ट उसको रीहैब करवाएगा, मतलब उसको री एजुकेट कराएगा कि इससे क्या होगा कि वो दोबारा से अपने वर्किंग में आएगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा रिहैब या तो स्पोर्ट्स में होता है या न्यूरो में होता है। न्यूरो में ब्रेन में क्लॉट आया, पैरालिसिस हुआ, अब आपकी मसल मेमोरी चली गई है, तो फिजियोथेरेपिस्ट मसल मेमोरी को रिकॉल करवाता है। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे उसको वापस जाना है, राइट, तो वापस जाने के लिए उसको वापस उतनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रेंथ का रिहैब चलता है। ये दोनों चीज़ें हैं डिफरेंट, बट है रिहैबिलिटेशन ही, कि उसको उतनी ही स्ट्रेंथ वापस चाहिए पूरा मेजरमेंट के साथ। जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत रील्स आती है, फिजियो वाले भी बहुत रील्स डालते हैं, ये कर लो, पैर में दर्द है ऐसी मूवमेंट कर लो, हाथों में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, ये मूवमेंट्स कर दो। सो डू यू एडवाइज दैट लोगों को ये करना चाहिए कि आप जाओ किसी के पास और देखो एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से मसल में प्रॉब्लम है, लिगामेंट में प्रॉब्लम है, और फिर ही प्रॉपर इलाज कराओ, फिर करो, घर पे कुछ भी ट्राई मत करो? व्हाट डू यू सजेस्ट? मैम देखो क्या होता है ना, कि 4 लोग हैं, हाँ, चारों को मशरूम सूट नहीं करेगा, राइट, है ना। हो सकता है कोई उससे एलर्जी को, हो सकता है उसको इनडाइजेशन हो जाता हो, राइट, तो चारों के लिए अलग अलग है। तो ऐसे एक्सरसाइज का प्लान भी ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक ही सर्वाइकल के अगर 10 पेशेंट मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं, तो उन 10 के 10 का ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट का फॉलोअप वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, कि वो बॉडी मतलब वो चाहते क्या है ना। अब एक पर्सन है जो किचन में काम करती है, जो फीमेल है, डेली उसका किचन में काम करना है उसको, राइट, तो उसे गर्दन झुका के लगातार 2-2 घंटे काम करना है। दूसरा है जिसको डेस्क जॉब करनी है, तो दोनों की जो मसल है वो डिफरेंट है। अगर मैं सेम एक्सरसाइज करा दूंगी दोनों को, तो एक को तो फायदा होगा, दूसरा वापस आएगा कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, हाँ, है ना। तो यूट्यूब देख के खुद एक्सरसाइज करना ये कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है। इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, अनगिनत एग्जाम्पल है मेरे पास। पेशेंट यूँ बोलते हैं कि मेरे कल दर्द था, मैंने रात को एक्सरसाइज करी, यूट्यूब से देख के मेरा दर्द और बढ़ गया। या फिर घर पे किसी से मालिश करवा ली, ये भी बहुत कॉमन है। ब्लंडर है ये तो ये तो ब्लंडर बहुत है। मैंने सुना है कि दर्द हो रहा था शोल्डर में, किसी को बोल दिया मालिश कर दो, और फिर अब पेन एकदम एग्रीवेट हो गया है। ये तो ब्लंडर है। इसमें तो इतनी इतनी सुजा के लाते हैं पेशेंट मसल्स, Yes. क्योंकि वो लगातार, किसी मान लो घर में नॉलेज नहीं है, उन्होंने लगातार खींच खींच के कर दिया, अब मसल इतनी सूज जाती है, अब गर्दन इतनी भी नहीं घूम रही, बिल्कुल अटक के लाते हैं कि मैम देखना ये इससे आगे ही नहीं जा रही है। तो क्या बोले, ठीक है, ये हमारा एक वो पुराना चल रहा है ना, घर के टोटके, फिर केमिस्ट के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर पे पेन किलर खाएंगे, फिर सोचेंगे अच्छा यार अब नहीं ठीक हो रहा, अब फिजियोथेरेपी करा लेते सो हैं। आई थिंक लोग फिजियोथेरेपी को एज अ लास्ट ऑप्शन छोड़ रखते हैं इन टर्म्स ऑफ पेन, और ऐसे मसल पेन, लिगामेंट टेयर या कुछ भी ऐसे होता है, अनलेस डॉक्टर सजेस्ट ना करे कि अब यही लास्ट आपके लिए है, लाइक यू नो दिस इज Right. कि यही रिलीफ है आपकी, इसी के पास जाके आप ठीक होंगे, तब तक वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली अभी भी ना उसको ऐसे समझा जाता है कि बड़ा ही मतलब नहीं सोचते वो जाने के लिए कि ये ट्रीटमेंट तो बिल्कुल लास्ट है। और जबकि अगर आप देखो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें फिजियोथेरेपी को फर्स्ट प्राइमरी में रखा गया है। अच्छा। कि सबसे पहले आपको यहाँ जाना है। अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने बोल दिया कि ये इससे ठीक नहीं हो सकता, देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, कि भी आगे का जो पर्सपेक्टिव है वो देखेंगे। लेकिन इंडिया में ये अभी भी नहीं हो पा रहा है।
कुछ थोड़ी मेंटालिटी लोगों की है और कुछ थोड़ा सा जो कम्युनिटी डॉक्टर्स वाली है वो अलाउ भी नहीं कर रहे हैं, उनका और अभी भी इंडिया में माइंडसेट वही मसाज, है। आई थिंक मसाज को बहुत बहुत ज़्यादा है। हाईली वो रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है कि मसाज से सब ठीक, मालिश करवा लो सब ठीक हो जाएगा, सारे बहुत दर्द ज़्यादा, निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा। मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं एक पेशेंट देख रही थी, वो 12 साल से बेड पे हैं, पैरालिसिस। उनको स्टार्ट हुआ था सर्वाइकल, कुछ भी नहीं था, एक सर्वाइकल नेक पेन स्टार्ट हुआ था। वो धीरे धीरे ना उनकी नस बहुत ज़्यादा दब गई थी, तो धीरे धीरे लिम्पिंग आने लगी। तो उन्हें किसी ने सजेस्ट कर दिया कि पंचकर्मा करवा लो। वो पंचकर्मा कराने गए, 5 दिन वो प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। 5 दिन बाद पेशेंट उठ भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली पैरालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि मसल में मसाज हम बिल्कुल मना करते हैं कि उस टाइम पे हमें मसल में स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, मसाज करा के उन्हें और ढीला करवा देते हैं। वो और ढीला हो जाएगा तो कैसे काम स्ट्रेंथ करेगा? ही नहीं गेन करेंगे। एग्जैक्टली वो पेशेंट 12 साल से बेड पे, आप सोच नहीं सकते मैम, 12 साल बेड पे रहना इज लाइक नॉट अ इजी थिंग। नॉट अ इजी थिंग। तो जब उनका रिहैब स्टार्ट कराया, हमें उनके साथ 3 साल हो गए हैं। नाउ ही कैन वॉक विद वॉकर एटलीस्ट। ओह दैट और इससे ज़्यादा मैंने खुद बोला है कि शायद हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पुराना लॉस है उसे हम मे भी शायद रिगेन ना कर पाए। बट वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, देखो कितना हो पाता है। सो डॉक्टर वंशिका, ये जो होता है, ये जो स्पोर्ट्स में जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिहैब में जा रहे हैं स्पोर्ट्स, जितने भी सानिया मिर्ज़ा ले लो या जितने भी है, हम देखते हैं कि एल्बो में कुछ हो गया, लेग में कुछ हो गया है, शोल्डर पेन। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करवाई एंड दे आर बैक टू देयर स्पोर्ट और दे बैक टू देयर प्रोफेशन, ऐसा कोई आपको लाइक समथिंग इन योर मेमोरी कि हाँ ये सही में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करके आए हैं? एंड मैं 2 इसमें यहाँ बात करती हूँ। एक आपने सुना होगा युवराज सिंह का, यस, उनको कैंसर हुआ था, उसके बाद उन्होंने ना एक बहुत अच्छी चीज़ करी थी, बहुत अर्ली रिहैब स्टार्ट करा था। मतलब उनका अभी कैंसर वाला ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उन्होंने पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था फिजियोथेरेपी का, जिसकी वजह से नॉर्मल जिस इंसान को 2 साल लगते हैं, वो उसके आधे टाइम में वापस अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए और बाकियों से बेटर उन्होंने फील्ड में परफॉर्म किया, राइट। और दूसरा, मैं हार्दिक पांड्या का, आपने अभी देखा होगा कि स्पाइन की उनकी एक इंजरी हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी की वजह से वापस आ पाया हूँ, शायद मैं अगर फिजियोथेरेपी नहीं होती तो मैं इतना अच्छा कमबैक नहीं कर पाता। तो ये 1-2 बहुत अभी रीसेंट एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। आप सिखाते भी हो? हाँ, मैं सिखाती भी हूँ। तो आपके स्टूडेंट्स जो आते हैं आपके पास, सबसे पहले उनको क्या बोलते हो कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ उनको क्या फॉलो करनी चाहिए एक पेशेंट आपके पास आए तो? मैं सबसे एक चीज़ कहती हूँ, ऑलवेज फॉलो ABC। अच्छा। ABC इज़ अवेलेबिलिटी। अगर आप अपने टाइम पे अवेलेबल नहीं हो और आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो, मैं कह रही हूँ आप इतना अच्छा दे रहे हो कि कोई उसका तोड़ ही नहीं है, लेकिन अगर आप A पे नहीं हो तो पेशेंट का पहला इंप्रेशन ही खत्म हो जाता है। हो सकता है कई बार वो वापस भी चला जाए, ठीक है, वो एग्रेशन भी रहेगा कि अरे यार सर तो टाइम पे नहीं आते हैं, है ना। तो पहली चीज़ इज अवेलेबिलिटी, सेकंड इज योर बिहेवियर। ट्रीटमेंट तो बहुत बाद की बात है, आप पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम को कितना सिंपैथेटिकली सुन रहे हो और उस पर फिर आगे अपना काम कर रहे हो। सी इज़ कंपैटिबिलिटी। नाउ यू आर हेयर कि वो जो पेशेंट है आपको कैसे समझेगा कि दूसरे थेरेपिस्ट से आप कैसे डिफरेंट हो, वहाँ आपकी नॉलेज आती है। अब आपको अपनी नॉलेज को उसको शो करना है और उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसे ठीक करना है। तो ऑलवेज फॉलो ABC। अगर ये कोई थेरेपिस्ट फॉलो कर रहा है तो वो 100% अपनी फील्ड में ग्रो करेगा और बहुत अच्छा ग्रो करेगा। कंसल्टेशन पहले उनको करके उनको पूरा लूप में लेते हो कि ये आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन होगा, आपकी ट्रीटमेंट में हम ये चीज़ें करेंगे और ये आपको चेंजेस आएंगे, सो आप ऐसे करते हो? हाँ, कंसल्टेशन रहता है काफ़ी देर, मतलब 15-20 मिनट, कई बार हाफ एन आवर भी हमें लग जाता है, डिपेंडिंग। तो यस, पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि कहाँ से कैसे ट्रेवल हुआ, बिकॉज जैसे मैंने बताया इंडिया में पेशेंट पहली बार तो आ नहीं रहा, वो 10 जगह घूम के आ रहा है, राइट है ना। तो अब मुझे पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि सिर्फ उसके पेन से रिलेटेड नहीं, इनफैक्ट जिन भी चीज़ों से वो सफ़र हो रहा है वो सब कुछ, कि उसकी बॉडी में इंटरनली क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, क्योंकि हमें एट द एंड काम उसकी रिक्वायरमेंट पे करना है कि वो काम क्या करता है। अब एक इंसान है जिसको जो गाड़ी वाड़ी साफ़ करता है, उसको डेली घुटने पे बैठ के अपना काम भी करना है, तो अगर मान लो मैंने उसको ट्रीटमेंट ऐसा दे दिया कि जिसमें मैंने उसको बोल दिया आप ना ज़िंदगी भर बैठ नहीं सकते लेकिन बाकी का पेन ठीक रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पेशेंट कहेगा भाई मैं कमाऊंगा कैसे जब तक नीचे नहीं बैठूंगा, तो मुझे उसकी ज़रूरत को समझना है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है।
तो हमेशा ये बेटर रहता है एक कौन से ऐसे केसेस होते हैं या क्या ऐसे केसेस होते हैं फिजियोथेरेपी में कि आप बोलो कि अगर ये इंजरी है तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी ही करवाओ और कुछ मत करो? मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल में हम बात करते हैं मसल की, जॉइंट की और बोन की। इन तीनों चीज़ों में सबसे पहले फिजियोथेरेपी आनी चाहिए, मेडिसिन बहुत बाद में। क्यों पेन किलर खानी है आपको? अगर आपको मान लो नेक में पेन हुआ है या आपकी बैक में पेन हुआ है, तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि आप लगातार उसके ऊपर जोर दे रहे हो या आप गलत पोजीशन में बैठ रहे हो या 8 घंटे आप लगातार एक ही पोजीशन में रहे हो, तो वो मसल बेचारी भी कितना काम करेगी ना। करेगा। हाँ, तो ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। पेन किलर पे नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग चले जाते हैं बट एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज वो उसको सप्रेस कर देगी और ज़्यादा। और जॉइंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, विच इज़ द मूवमेंट। अगर आप कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे हो, आप मोबाइल हो, तो आपके जॉइंट्स हैप्पी रहेंगे। और अगर जॉइंट में पेन आ रहा है तो अगेन ट्रीटमेंट भी मोबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि मेडिसिन से रिलेटेड। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फर्स्ट थिंग इज फिजियोथेरेपी। और एक पोस्चर से रिलेटेड कुछ भी इशू आते हैं तो पोस्चर करेक्शन। तो आजकल जिसे भी देखो, बच्चों से लेके बड़ों को देखो, सारे स्लाउच कर रहे हैं, कोई स्ट्रेट नहीं बैठ कर रहे हैं। फोन है उसका रीजन, कंटिन्यूसली फोन चलाते रहते हैं। अब आप देखो, जो हमारी बॉडी है इट मेंट्स टू बी एक्सटेंड, मतलब उल्टा सीधा रहने के लिए बनी है। हम उसे लगातार ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं। आप घर में बच्चों को देखो, वो 5-5 घंटे ऐसे बैठे हुए हैं। 20 साल से पहले की जो उम्र होती है ना, वो ऐसी उम्र होती है कि जैसा आपने बॉडी को बना लिया। ये LIC की वो इंश्योरेंस है कि आपने अभी जितना डिपॉजिट कर दिया, 20 साल के बाद आप उसे इंजॉय करोगे। तो हम उसी को खराब कर रहे हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल झुकती चली जा रही है। और बहुत केसेस हैं, इतने केसेस हैं। अभी कल ही एक 15 ईयर गर्ल मेरे क्लिनिक पे आई। 15 साल कोई उम्र नहीं होती। हम सोचते भी नहीं है कि 15 साल की उम्र में ऐसी कंडीशन होती। इतना सीवियर बैक पेन उसे कि वो टर्न भी नहीं कर पा रही थी। इतना सीवियर बैक पेन। उसको पापा उसके गोद में लेकर आए, तो वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बोला मैम MRI करा लें, कुछ करा लें। मैंने कहा MRI की ज़रूरत नहीं है, अभी आप रुको, पहले मुझे देखने तो दो। चेक किया, उससे हिस्ट्री ली, सारी चीज़ें जानने के बाद पता चला कि वो एक दिन पहले रात को मूवी देख रही थी बढ़िया अपने रूम में टैब लगा के और उल्टा लेट के, और वो 5 तकियों पे उसी तरीके से मूवी देखते देखते 3 घंटे बाद वो सो गई। 10 घंटे तक वो लगातार उसी पोजीशन में पड़ी रही, उसकी सारी मसल शॉर्ट हो गई। इतना जल्दी हो जाता है? विटामिन डी उसका 5 था। अब विटामिन डी अगर इतना कम है तो कैसे वो रिकवर ही नहीं कर पाएगा। मे बी अगर विटामिन डी होता, कैल्शियम अच्छा होता, तो मे बी वो सुबह उठती, हल्की सी स्टिफनेस फील होती तो ठीक हो जाता। लेकिन जब विटामिन डी था ही नहीं, कैल्शियम था ही नहीं, तो क्या होगा? बच्चे सुबह निकलते ही नहीं है, सब गाड़ियों में जा रहे हैं, कोई धूप ले नहीं रहा, फिर सप्लीमेंट्स पे जाना पड़ेगा। और तो कुछ ऑप्शन नहीं है। फ्रूट्स वैसे ही नहीं खाते आजकल बच्चे। सो आपके पास केसेस जो पहले तो फिजियोथेरेपी बोलते थे कि 60+ वालों के लिए ज़रूरी है, राइट? अब तो आई थिंक हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ दे हैव टू गो, यंग हो गए या लेकिन एवरी एज ग्रुप के लिए फिजियोथेरेपी अब इम्पॉर्टेंट हो गई है। बिल्कुल। सो आपके पास कैसे केसेस आते हैं ज़्यादातर? मैं अगर बात करूँगी 100 में से 80% जो है वो यंग है। ओह वाओ। एंड इज इट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल या कुछ स्पोर्ट्स की वजह से? स्पोर्ट्स है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, और एक चीज़ अच्छी ये है कि थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। तो बच्चे जिम जाना चाहते हैं, जिम जा रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। तो मैं एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको इंजरी हो रही है स्पोर्ट्स में तो आप खेल रहे हो। अगर इंजरी हो रही मतलब आप खेल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो ऐसी इंजरी अच्छी हैं। हम खुद बोलते हैं कि ऐसी इंजरीज होना अच्छा है, रेदर देन जो दूसरे लोग आते हैं जो लगातार लैपटॉप पे बैठ के पढ़ रहे हैं बैठ के। एक्चुअली हमारा जो क्लिनिक है वो मुखर्जी नगर में है, और मुखर्जी नगर हब है। वो UPSC का प्रिपरेशन सारी चीज़ें चलती हैं। हाँ। तो बच्चे ना 16-16 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं और इतने सीवियर पेन्स में आते हैं, इतने सीवियर पेन्स में आते हैं। मैं बोलती हूँ 16 घंटे में से ना जस्ट हाफ एन आवर आप मॉर्निंग में अपनी बॉडी को दो स्ट्रेचिंग के लिए। आप देखे तो देखो कैसे ये चेंज आएगा, तो फर्क पड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो यंग एज में इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे थोड़ा अवेयर हो गए हैं। अभी जो 60+ वाले आते हैं ना, उनको उनके ना बच्चे लेके आते हैं, वो खुद नहीं आना चाहते। उनके बच्चे उनको धक्का मारते हैं, नहीं नहीं जाओ कराओ, नहीं नहीं आपको कराना है। अभी रिसेंटली एक मैम आ रहे थे, उनको बहुत सीवियर चक्कर आ रहे थे, वर्टिगो बहुत सीवियर था, और वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार दवाई पे थे। इतनी दवाइयाँ खा ली उन्होंने, BP की, इसकी उसकी, मतलब बहुत दवाइयाँ खा ली। जबकि उनको ना, हम लोग सर्वाइकल स्पाइन में बात करते हैं, C2 लेवल पे थोड़ा डिसफंक्शन था। हार्डली 5 दिन का ट्रीटमेंट था, बिल्कुल ठीक हो गई।
अगले दिन ना वो पता नहीं कितनी चीज़ें खाने पीने की बना के ले आई, इतनी खुश अपने पूरे मोहल्ले में बता दिया कि देखो मेरा तो पेन बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ऐसी हो गई, मैं मतलब वो एक खुशी भी थी और एक मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी कि ये अवेयरनेस है, अब उन्होंने 10 लोगों को जाके बताया, राइट। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे चेंज होगी। अगली बार कोई किसी को चक्कर आएगा ना तो वो पहले फिजियो के पास आएगा, डॉक्टर के पास बहुत सालों बाद से में पेन के जाएगा। थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं पर पता नहीं चलता कि राइट क्योर क्या है इस चीज का। बिल्कुल नहीं पता चलता। और कहीं ना कहीं गाइडेंस, अब आप देखो ना जो फर्स्ट लाइन में है वो डॉक्टर हैं, उन्हें गाइड करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें पुश करना चाहिए कि आप जाओ, आप जाके करवाओ। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गैप है इंडिया में जो हम फुलफिल कर रहे हैं, लगे हुए हैं मेहनत करने में। आईएपी की तरफ से लगातार अवेयरनेस कैंप्स चल रहे हैं। ठीक है, चेंज आएगा, एक डिकेड के बाद तो आएगा। तो डॉक्टर वंशिका, जो 60+ के जो लोग होते हैं उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाउ इम्पोर्टेंट, उसके लिए इज़ इट रिस्की, सेफ है, उनको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बहुत सेफ है और ज़रूर करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो मसल्स होती हैं ना, वो लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो सिर्फ मस्कुलर पार्ट पे मैं बात कर रही हूँ, जो इसमें आपकी कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, बहुत सारे मिनरल्स आपकी मसल्स लेके चलती है, राइट। और हर एज में 30 के बाद धीरे धीरे मसल जो है वो गिरने लगती हैं। कई लोगों की देखिए लटकने लग जाती हैं, राइट। इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मसल कैसे रिलेट करती है, ठीक है। एक जो पर्सन है जो लगातार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, लगातार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से उसका सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा, उसके कैल्शियम के चैनल्स जो है वो ओपन होंगे। और विटामिन डी एक्चुअली क्या करता है, वो एक व्हीकल है, हाँ, वो कैल्शियम को लेके आता है और बताता है कि भाई बोन में जाके एब्जॉर्ब करवा दो, जिसके बीच में एक मसल बैरियर है। अगर मसल वर्किंग में नहीं है तो बोन तक कैल्शियम पहुंच ही नहीं पाएगा। बोन को अगर कैल्शियम देना है और हेल्दी रखना है तो मसल को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस ये सब चीज़ें जाके स्टोर करेंगी और आप उतना ज़्यादा बेटर होगे। एक एग्जाम्पल और है, आजकल शुगर और बीपी बहुत ज़्यादा है। हम लोग कहते हैं कि आप जितना शुगर खाते रहते हो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मसल्स, राइट। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये मसल में स्टोर कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ये ब्लॉक हो जाएगा। अब ये कहेगा कि मैं नहीं ले सकता, और क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो ना, लोडिंग खत्म हो गई, अब वो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर वो डायबिटीज़ बन जाता है। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप शुगर से भी बच सकते हो, ब्लड प्रेशर से भी बच सकते हो, बोन की डिजीजेज जितनी भी होती हैं, जॉइंट्स की डिजीजेज, इन सब से आप बच सकते हो। कोई रिस्क नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो हर एज के लिए आप सजेस्ट हर करोगे? एज के क्या लिए। एज से स्टार्ट करना आप रेकमेंड करोगे? 16 से स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा। सब बिल्कुल। उससे पहले गेम्स इज इम्पॉर्टेंट, गेम्स में रहना चाहिए, मूवमेंट, यस। बॉडी मूवमेंट 16 के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हम लोग कहते हैं कि 16 से लेके 35 की एज तक डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। 35 के बाद आप वीक में 4 डेज, और 60s में हम लोग लेके चलते हैं कि आप वीक में अगर 2 दिन भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बाकी दिन आप मोबिलिटी कर रहे हो, विच इज़ मोर देन इनफ। तो इसके लिए क्या जिम जाना ज़रूरी है या घर से भी कर सकते हैं? आप घर से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको डंबल ही चाहिए। आप घर में कोई भी भारी चीज़ आपको लग रहा है कि भाई 1-2 किलो की है, यूज़ दैट। आप अच्छे से उसको मूवमेंट करो, अप हेड करो, डाउन करो। छोटी छोटी चीज़ों में वेट ट्रेनिंग हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल डंबल लेके ही स्ट्रेंथ आप ट्रेनिंग 2 करनी है। किलो, 2 kg, 3 kg, 5 kg जो भी आपका बॉडी बहुत आराम से, बहुत अडेप्ट आराम कर से। सके उस हिसाब से आप कर दो। बहुत आराम से। सो इस एक कॉमन पर्सन के लिए टू बी इंजरी फ्री, टू बी सेफ एंड हेल्दी, कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना आना पड़े, उसके लिए आप क्या रेकमेंड करोगी? घर पे ये चीज़ तो आप कर ही लो। ये तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, फॉर देयर सेफ्टी। बिल्कुल मैं इसका बताती हूँ आपको। जी। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें भी आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अगर अर्ली फिजियोथेरेपी गाइडेंस के साथ सारी चीज़ें रहें तो 40% रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है इंजरीज का। ओके। और स्पोर्ट्स में ये चीज़ स्टार्ट भी हो गई है, काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो एक्चुअली होता क्या है कि गाइडेंस चाहिए बस। अगर मान लो एक नॉर्मल पर्सन जो स्पोर्ट्स खेलने के लिए, मैं स्पोर्ट्स की भी नहीं बात कर रही, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप फटाफट जिम गए, फटाफट जाके आपने खूब सारी डंबल उठाने स्टार्ट कर दिए। और मोस्टली इंडियन जिम्स में यही होता है, जो ट्रेनर होते हैं ना, पहले दिन ही जाके भाई 5 किलो उठा ले, 10 किलो उठा ले, वो स्टार्ट करा देते हैं। उससे क्या है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। करेक्ट। जिस इंसान ने 10 साल से कुछ नहीं किया, आप उसको एकदम से इतनी ज़्यादा वेट दोगे तो उसकी मसल जो है वो इंजर्ड हो जाएगी। तो इसलिए पहले हमेशा ना एंड्योरेंस पे काम किया जाता है।
जितने भी लोग जिम जा रहे हैं और या सोच रहे हैं जाने के लिए, अगर आपका ट्रेनर ये कहता है ना कि नहीं भाई आप ये करो वो करो, नहीं, आप उसे बोल दो कि मेरी बॉडी इतना अलाउ करेगी, मैं पहले अपनी बॉडी के हिसाब से, तो रिपीटेशन ज़्यादा वेट कम, हमेशा इस पे काम करना चाहिए। फिर धीरे 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 धीरे, और उसका भी एक रूल होता है, जैसे एक्सरसाइज से पहले आपने अगर कोई एक वीडियो देखी होगी, विराट कोहली ने एक उसमें बोला था कि मैं क्यों इतना इंजरी फ्री रहता हूँ, उसका रीज़न है मैं वार्म अप बहुत अच्छा करता हूँ और कूल डाउन बहुत अच्छा करता हूँ, और वो करते भी हैं, बहुत अच्छा करते हैं उनका। अगर आप पूरा रूटीन देखो, एक वार्म अप का पूरा हाफ एन आवर का पूरा रूटीन रहता है, देन ही डू द एक्सरसाइज, उसके बाद एक कूल डाउन। तो इस पीरियड को हमेशा फॉलो करना चाहिए। जब जल्दबाजी जाके फटाफट फटाफट कुछ करने लगे, डजंट लुक नाइस। अभी विराट कोहली के लिए तो बोला जा रहा है सबसे फिटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के। यही रीजन है, यही रीजन है, बिल्कुल रीजन है। फिटनेस रिजीन इज वेरी वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, फुल गाइडेंस के साथ करते हैं सारी चीज़ें, और अवेयर भी बहुत करते हैं। मैं उनकी बहुत काफ़ी चीज़ें फॉलो करती हूँ। वो लगातार मतलब बोल रहे होते हैं, कोई भी इंजरी होती है तो फटाफट बोलते हैं फटाफट फिजियोथेरेपिस्ट से जाके पूछूंगा। तो वो चीज़ है कि वो अवेयर हैं उस चीज़ को लेके, तो दैट्स गुड। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट के केसेस में भी बोला जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़े, तो कितना ज़रूरी होता है आफ्टर एन एक्सीडेंट कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें? यहाँ तो 200% चाहिए ही चाहिए। यहाँ तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर मैं स्पोर्ट्स का भी लेके चलती हूँ और न्यूरो का भी। अगर मान लो किसी का स्पाइन इंजरी हुई है, स्पाइन इंजरी के बाद जिस लेवल पे स्पाइन इंजरी हुई है उससे नीचे के जो लेवल्स होते हैं जहाँ जहाँ आपकी नर्व जा रही होती है वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ओके, ठीक है, इसका मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है, अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता देती हूँ कि स्पाइन इंजरी हुई है, उसके बाद जो वो लॉस हो गया है उसको हमें रिहैबिलिटेट करना ही पड़ेगा। और अर्ली, अगर कोई भी स्पाइन सर्जन से भी आप बात करोगे, क्लियर बोलते हैं 3 से 6 महीने का टाइम होता है जिसमें आप मैक्सिमम तक रीच कर सकते हो। अब एक इंसान घर में खुद ही कोशिश करता रहेगा, वो नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक 6 महीने बीत जाएंगे और फिर वो डिफॉर्मिटी बन जाएगी। वो फिर लाइफ टाइम के लिए डिफॉर्मिटी रह जाती है कि भाई होता था ना गली में कोई पुराना कि वो लंगड़ा चलता है, अब हम उसे देखते हैं ना, हम कहते हैं इसने फिजियोथेरेपी नहीं कराई होगी जब भी लंगड़ा चलता है ये। अगर टाइम पे कर लिया होता तो बिल्कुल बिल्कुल बचाव हो जाता। तो और दूसरा फिर स्पोर्ट्स वाली चीज़ें, जैसे अगर ऑर्थो में हम लेते हैं, लिगामेंट इंजरी हो जाती हैं, बोन का फ्रैक्चर हुआ है, बोन फ्रैक्चर में अगर हड्डी टूटती है तो जो कास्ट हुआ 2 महीने के लिए 6 हफ्ते के लिए जो कास्ट लगा दिया पीओपी, अब उसके बाद जब वो कास्ट खुलता है तो उसके बीच का जो चैनल है वो ब्रेक हो चुका है। ना तो बोन और ना मसल वर्किंग में थी, नहीं कोई लोड नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, वो चैनल ब्रेक हो गया। अब हमें उसे रीगेन कराना पड़ता है, हम उसे लगातार मोबिलिटी, वो इतना पेनफुल होता है, पेशेंट इतना चिल्लाते हैं ना, मतलब कई बार हम अपने कान में ना रुई डाल के लिटरली करवा रहे होते हैं कि क्योंकि अब हमें पता है कि अगर गोल्डन पीरियड निकल गया तो फिर हाथ में कुछ रिकवरी वैसी नहीं हो पाएगी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे पास एक टेंटेटिव टाइम ही है, उसके बाद तो फिर वो स्टिफ हो जाएगा, फिर वो जॉइंट के बीच में कैलस फॉर्म हो गया, फिर तो खत्म है, वो जॉइंट नया जॉइंट फॉर्म हो गया, फिर तो उसको दोबारा से सर्जरी करानी पड़ेगी, तभी वो कैलस ब्रेक होगा। तो वो एक गोल्डन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग ना ये खराब कर देते हैं गोल्डन पीरियड। कई बार कई पेशेंट आते हैं प्लास्टर खोलने के 2-2 महीने बाद आते हैं, अब हमें खुद लगता है कि आपने इतना खराब क्यों कर लिया। तो ये तो आई थिंक डॉक्टर्स को अवेयर करवाना करते हैं। करते हैं ये कास्ट खुलने के बाद 100 में से आई थिंक 98 जो डॉक्टर्स हैं वो लिख के देते हैं, लेकिन पेशेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद करके देख लेंगे। कई बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब घर में बता दो ना, घर में कर लेंगे एक्सरसाइज। तो डॉक्टर भी कहते हैं ठीक है ऐसे ऐसे कर लो। आई थिंक वो मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी। इतनी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, अब वो पहले वाला नहीं रहा कि बस जाएंगे वो मशीन लगा देंगे, IFT टेंस लगा दिया, वो बहुत पुरानी हो गई हैं चीज़ें। अब तो बहुत एडवांस, अब तो रोबोटिक्स तक, इसमें AI रोबोटिक्स टूल्स तक ऐड हो गए हैं, तो आप खुद सोचो कि कितना एडवांस लेवल पे आ गई है चीज़ें। तो आप एक एग्जाम्पल देने वाले थे। हाँ मैं एग्जाम्पल देने वाली थी जी। मैं एक बहुत मेरी बिल्कुल अर्ली टाइम में जब हॉस्पिटल में वर्किंग थी, तो मेरे पास ऐसे ही एक कॉल आता है। मैं शुरू से बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, तो ऐसे ही सडनली एक कॉल आता है मेरे पास कि मैम आप घर पे विजिट कर लेते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं करती हूँ ऐसे। तो ही वॉज लाइक कि मैम मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे को पर्सनली देखें। मैं कहा ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे शेयर करो। मैंने व्हाट्सएप में देखा तो इट वॉज अ स्पाइन इंजरी, और जब पेशेंट की एज देखी ना, मैंने 2 बार ऐसे करके देखा पेशेंट की एज क्या है। ही वॉज 18। ओह। तो और इंजरी देख के मतलब मुझे खुद लग रहा था कि इंजरी तो काफ़ी है। तो फिर मैंने मन बनाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार देख के आते हैं। तो मैं चली गई देखने के लिए। तो जब मैं देखने गई, एक छोटा सा कमरा
और मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव सी फैमिली, एकदम पुरानी दिल्ली वाला स्टाइल ऐसे लग रहा था। और मैं अंदर जाके देखा तो पेशेंट लेटा हुआ था बेड पे, और बहुत स्मार्ट सा लड़का, एकदम जवान, 18 इयर्स, कोई एज ही नहीं होती है, हाँ। और बिल्कुल बेड पे लेटा हुआ था। और बेड अभी पैरों में कोई सेंसेशन नहीं थी, यूरिन कैथेटर लगा हुआ था। तो मेरे पास जब उसने मुझसे बात करी तो वो 8 महीने ऑलरेडी फिजियो ले चुका था, उसका ट्रीटमेंट, सर्जरी हुई थी उसकी, तो 8 महीने उसने ट्रीटमेंट ले लिया था। तो जब उसने मुझे देखा तो पहले तो ही वॉज लाइक थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस हो रहा था कि लड़की है, क्या क्या कराएगी ऐसे करके। तो जब बात करी सारी चीज़ें, फिर मैंने उससे पूछा कि आपका ये यूरिन बैग क्यों नहीं अभी तक रिमूव हुआ। तो क्योंकि बीइंग अ फिजियो हम ना बेसिक चीज़ों पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब एडीएल्स, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हम बोलते हैं, हम सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है तो मेरा पहला फोकस होता है वॉकिंग, और दूसरा होता है कि ये यूरिन वाला ट्रैक ये हटना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है इससे। ओके। तो जब मैंने उससे बात करी तो उसने बोला कि उसके फिजियोथेरेपिस्ट ने उसमें कुछ कराया ही नहीं है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार फिजियोथेरेपिस्ट हो के उसने ये चीज़ नहीं कराई। तो फिर जब मैंने उसको एक्सरसाइज करानी स्टार्ट करी तो वो इतना इम्प्रेस हुआ, कह रहा ऐसी एक्सरसाइज तो मुझे किसी ने कराई ही नहीं। तो फिर आज लगभग 4 साल हो गए हैं, वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है। ओके। और जब वो अपने सर्जन के पास मिलने गया था ना, उसका सर्जन भी शॉक्ड था कि इतनी रिकवरी कैसे आ गई। सो अब वो मूवमेंट है उसकी बॉडी में, सब कुछ 100% वो बिल्कुल ठीक है। मतलब खुद डॉक्टर इतने शॉक्ड में थे, उन्हें भी लगा था कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी रह जाएगी, क्योंकि इस लेवल की इंजरी थी, बहुत सीवियर। बट वो वही एक फैमिली रिलेशन, वो जो एक रिस्पेक्ट बन जाती है ना, वो आज भी छोटी सी भी कोई चीज़ होगी ना, ही कॉल मी कि मैम क्या करूं। अच्छा, उसके एक वो फिर एक पर्सनल वो रिलेशन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना टाइम, मतलब 1-1.5 साल तो मैंने उसे घर में ही कराया। उसके बाद फिर वो मेरे क्लिनिक पे आने लगा जब व्हेन ही फील बेटर स्टार्ट हो वो घर से नहीं निकलता था बहुत ज़्यादा, मतलब उसको लगता था कि बाहर निकलूंगा लोग देखेंगे क्या कहेंगे, थोड़ा सा होता है एक एज में शायपन होता है। फिर वो चीज़ भी ख़त्म करवाई उसकी, तो लंबा टाइम था एक सारी चीज़ें। तो डॉक्टर एक बात बताइए, पेशेंट्स जो होते हैं वो कैसे जज करें कि हम एक राइट फिजियोथेरेपिस्ट के पास है? पेशेंट तो हमेशा जज करते हैं हैं भी नहीं भी तब भी जज करते ही हैं। नहीं, बट उनको कैसे पता चले कि हाँ अब हमारी ट्रीटमेंट ठीक हो रही है? कि जैसे होता है ना कि हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, आते रहो और 2-4 बार आ जाओ। तो एक पेशेंट के लिए ये राइट ट्रीटमेंट है मेरे लिए, उनको कैसे, क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए ना कि हाँ जिसके पास हम जा रहे हैं, जो हम पे कर रहे हैं, बिल्कुल उसका हमें सही रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे बॉडी में जो हम प्रॉब्लम के साथ जा रहे हो चेंजेस हो रही है, हमारा इलाज हो रहा है, तो वो कैसे वो लोग डिसाइड करें? इसको डिसाइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप डिग्री तो जाके देखोगे नहीं कि लाओ खोल के दिखाओ डिग्री है या नहीं है, वो तो फेक भी बन जाती हैं। राइट। नॉर्मली अब मैं बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, ठीक है, तो मुझे घर से निकलने से पहले ही आई मस्ट नो कि मुझे यहाँ से कैब से जाना है स्टेशन तक, स्टेशन से फिर मुझे ट्रेन लेनी है, और ट्रेन से आगे भी फिर मुझे कैब करनी है, वहाँ तक पहुँचना है, वो मेरा डेस्टिनेशन है। तो अगर आपका थेरेपिस्ट डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं कर रहा है तो आप गलत जगह हो। ओके। आपको ये देखना है, आपको उससे क्लियरली बात करनी है कि मैं ठीक होऊंगा और कितने टाइम में ठीक होऊंगा। कई बार क्या होता है हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते, बट टेंटेटिव तो बता सकते हैं, एक टाइमलाइन पता चल जाती है। राइट। ऐसा तो नहीं है आए जाओ, हाँ, आए जाओ, जब तक आ सकते हो आओ। पेशेंट खुद डिसाइड कर रहा है यार बहुत दिन हो गए, अब जाते जाते थक गया, अब नहीं जाना मेरे को, वो चीज़ गलत है। थेरेपिस्ट को डिसाइड करना है कि कब तक बुलाना है और कैसे बुलाना है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको 8 साल से पेन है, अब वो 8 दिन में तो ठीक नहीं होगा, राइट। अब उसका एक प्लान बनाना है। कैसे प्लान बनाना है? फॉर एग्जाम्पल आपको उसे बोलना है कि आपको इतने दिन रेगुलर आना है, वो एक टेंटेटिव प्लान है, राइट। उसके बाद अब वो डे टू डे एक्टिविटी भी कर रहा है, वो कितना टाइम ठीक रहेगा वो कैसे आप डिसाइड करोगे? उसके लिए फॉलोअप्स होते हैं, वो भी प्री डिसाइडेड होने चाहिए कि थेरेपिस्ट ने मुझे 10वें दिन बुलाया है, थेरेपिस्ट ने मुझे 15 दिन पे बुलाया है, तो जाना है। होम वर्कआउट्स भी आप लोग देते हो? होमवर्क भी देते हैं, राइट। तो अगर आपका थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना रहा है, असेसमेंट नहीं बना रहा है, तो मतलब वो एजुकेटेड नहीं है। कई बार होता है कई थेरेपिस्ट के पास, मैं खुद पर्सनली कई मतलब इतने वर्स्ट एक्सपीरियंस हो जाते थे ना, तो हम कहते थे यार मैं खुद देख कर आती हूँ सर ऐसा हो क्या रहा है वहाँ पे, जो इतने पेशेंट आ रहे हैं खराब हो के। तो आई वाज लाइक मैं ऐसे ही चली गई रैंडमली कि मेरे नी में पेन है। तो उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, ना कुछ चेक किया, कुछ नहीं, आ जाइए मैम ठीक है कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चली गई। मैंने कहा हो सकता है बेड पे लिटाने के बाद करते हो। अब आए ऐसे नी पे देखा और अपने उसको बोला अटेंडेंट को कि इस पे अल्ट्रासोनिक कर दो, टेंस लगा दो और आइस पैक लगा देना, आज का डन है। तो इनका वेरी नाइस, मशीन हो गया सारा। फिर मैं वापसी गई तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने चेक तो कुछ किया ही नहीं।
कहने लगे कि मैम अभी 7-8 दिन ये ट्रीटमेंट करते हैं, फिर देखते हैं आराम कितना आया है, उस हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। दैट इज़ अ रेड फ्लैग। अच्छा। पहले दिन ही असेसमेंट में हमें हाफ एन आवर से कई बार हमें 1-1 घंटा भी, कई बार हम सेशन में जो है, जैसे मान लो सेशन पहले असेसमेंट किया, सेशन स्टार्ट कर दिया, अब कई बार कुछ चीज़ें ना हमें मैनुअल करते टाइम मिल जाती हैं, हम उसी टाइम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं ऐड ऑन करके कि मैम ये चीज़ जो है एक्स्ट्रा है, इसमें हमें इतना टाइम लगेगा उसे सेट करने में, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट्स असेसमेंट में कई बार हमें नहीं मिल पाते, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तब हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं उसमें। कई बार कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन होती हैं, जैसे मान लो पेशेंट को मैंने बोला था ये चीज़ें नहीं करनी, अगले दिन कुछ हो गया ऐसा, वो गिर गया मान लो या कुछ भी हो गया, तो फिर हमें रीअसेसमेंट बनाना पड़ता है। राइट। फिर हम दोबारा से उसको रीस्टार्ट करते हैं कि अब आपको इस ट्रीटमेंट को ऐसे फॉलो अप चलेगा। तो यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्लान क्या होगा बताना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और वो पेशेंट्स को भी लेना ही चाहिए मेरे ख्याल से, जब भी वो जा रहे हैं थेरेपिस्ट के पास। प्रिकॉशन, मोस्टली थेरेपिस्ट गलती कहाँ करते हैं, प्रिकॉशन नहीं देते हैं अपने पेशेंट को। अगर आप प्रिकॉशन नहीं दे रहे हो तो भी आप गलत हो। आपने तो अपना काम आप रोज कर रहे हो, पेशेंट को ये बताया ही नहीं कि झुक के सामान नहीं उठाना है, वो तो रोज उठा रहा है, ठीक कैसे होगा पेशेंट? अच्छा। तो वो प्रिकॉशन भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा एंड कन्वर्सेशन जो होती है आफ्टर ट्रीटमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे मोस्टली थेरेपिस्ट मिस कर देते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। और जो ये सब चीज़ें करेगा वो ऑब्वियसली एजुकेटेड होगा, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तक मैंने अब अपनी वॉल रेडी करवाई है, पिछले 5 साल से मेरी वॉल पे कुछ भी नहीं था, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेशेंट ने पूछा हो कि मैम आपने कहाँ से पढ़ाई करी है या आप कितने एजुकेटेड हो। आपकी ट्रीटमेंट स्पीक्स अपने आप। पेशेंट से पेशेंट रेफरल इतना ज़्यादा है, हमें ऑनलाइन मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतना पेशेंट टू पेशेंट रेफरल है कि मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी वो चीज़। दैट्स वेरी गुड कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी आपके पास आकर। Exactly. तो दैट्स अ गुड साइन कि आप किसी, इट्स लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। राइट। कि आप कर रहे तो वो आप सर्विस तो दे रहे हो, बट आप सोसाइटी को भी गिव बैक कर रहे हो, वो और लोगों को लेके आ रहे हैं आपके पास, देन दे गोइंग हैप्पी आपके पास ट्रीटमेंट लेके। बिल्कुल। सो अब हम बात करते हैं ये जो ऑफिस डेस्क जॉब वाले जो होते हैं, या वर्क फ्रॉम होम होता है जिनका फुल डे लैपटॉप लेके टेबल पे बैठे हैं। कोविड के बाद स्पेशली ये नॉर्म बहुत ज़्यादा हो गया है, जो आईटी सेक्टर में होता है, या फिर स्टूडेंट्स भी आजकल तो बोलो फुल डे लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, वही लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं फुल डे। सो उनके लिए ऐसी कोई एक्सरसाइज या कुछ ऐसा फॉर्म जो वो लोग फॉलो कर सकते हैं घर पे व्हेन दे आर सिटिंग लॉन्ग आवर्स लैपटॉप पे? मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले मॉर्निंग 10 मिनट मोबिलिटी चाहिए ही चाहिए। 10 मिनट आपको खुद को देने ही देने हैं। आप वॉक कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको 10 मिनट खुद को देने हैं, राइट। उसके बाद थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान करना है। अच्छा। अब सुबह सुबह उठते ही आप सोचो मैं तो आज मोमोज खा लेता हूँ, समोसा खा लेता हूँ, है ना। अब आपने सुबह सुबह ही अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बैंड बजा दी। ओके। और सुबह का जो टाइम होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सुबह अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ खा रहे हो तो आपका पूरा दिन बड़ा हेल्दी हेल्दी निकलेगा। ओके। हमारा एक क्लियर कंसेप्ट होता है कि जैसे आप जो हैवी मील होता है ना, अगर उससे पहले मान लो आप छोले भटूरे खा रहे हो, अगर आपने उससे पहले सैलेड खा लिया तो वो छोले भटूरे जो है ना वो भी आपको शायद 50% कम असर करेंगे आपके शरीर के ऊपर। आप शायद कंज्यूम भी कम करोगे ना, आपका स्टमक के अब उतने में सैलेड से उसी से आप भर दोगे तो छोले भटूरे के लिए थोड़ी जगह बचेगी, थोड़ी जगह बचेगी। एग्जैक्टली, कंसेप्ट घुमा फिरा के आ गया पॉइंट पे, है ना। उसके बाद मिड में हम कहते हैं कि ब्रेक्स मतलब 30 मिनट्स 45 मिनट्स बाद एक छोटा सा ब्रेक, हार्डली 2 मिनट्स का ब्रेक भी सफिशिएंट हो जाता है। आपकी जो बेचारी बैक है उसमें जो इतने सारे लिगामेंट्स होते हैं, अगर मान लो आप बैठे हुए हो 5 घंटे लगातार, तो 5 घंटे तक वो लगातार खिंचा हुआ है। अगर वो इसी तरह, रस्सी तो है वो लगातार खिंची रहेगी 5 घंटे, और वापस आप खड़े हुए तो वो वापस उतनी शॉर्ट नहीं हो पाती है। तो लगातार मान लो आप 10 साल तक सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो तो उसकी लेंथनिंग मान लो इतनी है ना, अगर तो वो धीरे 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 इतनी हो जाती है, क्योंकि वो रोज़ थोड़ा थोड़ा कम शॉर्ट होगी। हाँ। मान लो वो इतने से स्टार्ट हुई थी आज, तो वो अगले दिन क्या होगा कि वो थोड़ी सी इतनी रह जाएगी, फिर इतनी रह जाएगी, फिर इतनी रह जाएगी, तो वो धीरे धीरे उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। तो जब वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो वो आपके स्ट्रक्चर को हार्म करना स्टार्ट कर देती है। तो वो जो पोस्चर्स आपके जो चेंज हो जाते हैं बैठने की वजह से, सर्वाइकल आने लगा है आजकल बहुत ज़्यादा है, गिनती नेक नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रही है, गिनती नहीं है, इतना सर्वाइकल है, इतना सर्वाइकल। मुझे लगता है कि ऐसा क्या हो गया है कि सर्वाइकल वाले केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो रीज़न खैर है हमारे फ़ोन्स लैपटॉप्स हैं, और खैर थोड़ा सा हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ने भी, लाइफस्टाइल ने भी, क्योंकि मैं कई बार मुखर्जी नगर में 1-2 बार होता है, मैं बाहर निकल जाती हूँ ना देखने के लिए, तो क्यों चलो कुछ हेल्दी खाने के लिए, मतलब मैं पूरा मुखर्जी नगर घुमाऊंगी मुझे कुछ हेल्दी नहीं मिलता।
हेल्दी का ऑप्शन ही नहीं है। Oh, wow. सारी वो मोमोज मिल रहे हैं, स्प्रिंग रोल मिल रहे हैं, समोसे, पकोड़े। And बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे बच्चे वहाँ हैं, पे they don't have पढ़ाई any कर healthy रहे हैं। options. एग्जैक्टली। तो वो चीज़ हम कई बार So आपको सफ़र लगता है कि करते इंडिया हैं। में स्ट्रीट फूड थोड़े हेल्दी ऑप्शंस आने चाहिए? आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। सो डॉक्टर वंशिका, थोड़े फन क्वेश्चंस करते हैं हम, हाँ बिल्कुल। ठीक है? सो एक फिजियोथेरेपी मिथ जो आप तोड़ना चाहते हो। मिथ में मैं ये तोड़ना चाहती हूँ कि जो लोगों को ये लगता है ना कि पेन किलर से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अच्छा। तो मैं सबसे पहले तो यही चीज़ ब्रेक करना चाहूँगी कि मूवमेंट से ही ठीक हो सकती है, पेन किलर से नहीं हो सकती है। पेन किलर सिर्फ सप्रेस कर सकती है, अच्छा, ठीक नहीं कर सकती है। आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर आफ्टर क्लिनिक आवर्स? ये तो सीक्रेट है। मैं अपने घर में, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे नीस और नेफ्यू हैं। ओके। तो आई यूज टू प्ले विद देम। मतलब अच्छा। मेरी कोशिश रहती है कि क्लिनिक से जाने के बाद आधा घंटा एटलीस्ट मैं उनके साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करती ही fun करती हूँ। time. तो वो मुझे लगता है उसमें एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, और जितना एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन मेरा उस टाइम रिलीज होता है शायद ही मतलब पूरे दिन में होता release होगा। होता होगा। और वो इंस्टेंट थकान जाती है। खत्म हो और जाती है। वो लोग ना मेरा वेट कर रहे होते हैं आने का। तो Okay. जैसे ही मैं घर में घुसती हूँ ना, तो यार लाइक एकदम भागते हुए आएंगे और गले मिलेंगे। मुझे लगता है कि वो वहीं पर ही सारा दिन Full का दिन की स्ट्रेस थकान निकल निकल जाता गई। है। तो मेरा ये स्ट्रेस बस्टर है। तो मैं यही कहूँगी, घर जाके फ़ोन चलाना इज़ नॉट अ स्ट्रेस बस्टर। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें आपको खुशी मिले, तो वो काम करने में हमेशा खुशी मिलेगी। आपका गो टू टूल वेन एवर यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, कि यही मैं तो यूज़ करूँगी, ये मेरा सबसे फेवरेट टूल है? मेरा एक ISTM टूल है। मेरी कई वीडियोस में देखा भी होगा लोगों ने। ऑल्दो आई हैव ऑलमोस्ट 10 to 15 टूल, लेकिन मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। पता नहीं वो मेरे हाथ में सेट है या फिर मतलब स्किल एक माइंड में आ गया है कि उसी से ही पेशेंट ठीक होगा। तो वो एक ऐसे D शेप का ISTM टूल है मेरा। Okay. आई यूज टू डू दैट। और एक ऐसी कोई हैबिट जो एवरी इंडियन को अडेप्ट करनी चाहिए? डेली एक्सरसाइज नहीं है, नहीं यहाँ जो पे? नहीं है, मैं अभी भी कहूँगी कि शायद 100 में से 40 लोग ही कर रहे हैं, 60 नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी कोई सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स पर्सन जिनको लगता है कि इसको तो मुझे ट्रीटमेंट मुझे करनी है? ऐसा मतलब कभी शौक ऐसा नहीं आया एक्चुअली। जब मैंने स्टार्टअप किया था अपनी फील्ड में, तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, बहुत अच्छी अच्छी जगह से भी ऑप्शन थे। बट मेरे को पर्सनली एक टच था कि मुझे उन लोगों के बीच में जाके ट्रीटमेंट्स करने हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दैट्स वाई वी स्टार्टेड वेरी मिडिल क्लास पोर्शन से, जहाँ पे लोगों को ना वो अभी भी वहीं मंदिरों में जा जाके करवा रहे थे, है ना। तो मेरे को ऐसा माइंड में कुछ भी नहीं है, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत बड़े बड़े रिहैब सेंटर्स हैं, उनके पास तो बहुत ऑप्शन है। तो मेरा हमेशा रहता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाना कि जो वहाँ के बड़े लेवल है ना, वो तुम भी कर सकते हो। तो मेरा कोई ऐसा माइंडसेट है नहीं। आपके हिसाब से पिलाटेस, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे बेटर क्या है? सबका अपना अपना काम है, राइट। आपने देखा है, आपका पिक क्या होगा? अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं हमेशा कॉम्बिनेशन ही करती हूँ। ओके। जैसे वीक में 2 दिन योगा, 2 दिन पिलाटेस, 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, संडे इज अ रेस्ट डे। सो मैं आज हमारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि फॉलो एंड गो टू फिजियोथेरेपिस्ट। जब भी कोई पेन हो, जब भी कुछ हो, पेन में मत रहिए, पेन ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक मत खींचिए, तुरंत इलाज करवाइए। गो टू फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर की पेन किलर से अगर आपका क्योर नहीं आपको लग रहा है, तो गो टू अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट जो आपकी ट्रीटमेंट प्लान ऑफ एक्शन आपको बताएंगे पूरी आपकी ट्रीटमेंट का। एंड वंशिका जी, डॉक्टर सो इंसाइटफुल, आपसे आज बात करके यानी इतना सारा जानने मिला। एंड व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ईट हेल्दी ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी के लिए। जो पोस्टमार्टम जो रिकवरी होती है वुमेन एज के लिए, एक वुमेन के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम में रहो, जिसका इलाज है वो इलाज करवाइए आप। सो अगर आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे पेशेंट्स को, आपको रीच आउट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? वो रीच आउट कर सकते हैं। हमारा जो क्लिनिक है वो टच ऑफ क्योर के नाम से है, इंस्टा पे चैनल भी है और गूगल पे काफ़ी पेजेस भी हैं। अभी दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में हम पेशेंट्स देखते हैं। बाकी काफ़ी पेशेंट्स हम लोग आउट ऑफ दिल्ली से भी कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल कम हमारे पास आते हैं, वो कंसल्ट करके फिर उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो वहीं के नियरेस्ट फिजियो से करा सकते हैं। हम लोग रिटर्न में दे देते हैं कि आपको क्या प्लान कराना है, बाकी नीचे डिटेल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इनको आप रीच कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इनको हम सारी डिटेल्स हम दे देंगे चैनल
कि उनके चैनल की, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट की। सो डू फॉलो हर एंड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं ये अपने इंस्टा पेज पे, जहाँ वो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते भी हैं कि डूज़ एंड डोंट्स जो आपको करनी चाहिए, जो फॉलो कर सकते हैं आप, जो आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। एंड डू नॉट फॉलो इंस्टाग्राम की हर कोई रेमेडीज़ आपके लिए नहीं होती है। हर एक राइट। के लिए एक टेलर मेड प्लान होता है जो सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही आप जाके लेना चाहिए आपको। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आज का एपिसोड मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा लाइक पेन देती है एंड इट गोज़ ऑन फॉर लॉन्ग टाइम अगर आप सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं कराओ। सो थैंक यू डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस टुडे थैंक यू एंड सो मच मैम। डू फॉलो हर। सो फॉलो आवर इंस्टा अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट जहाँ पे हम ये एपिसोड पोस्ट करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।